देखिए आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो आज हम 10th क्लास के साइंस में जो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3, कौन सा था? धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसी में हम पढ़ रहे हैं और आज हमें जो पढ़ाई करनी है, आज हम समझेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए धातुओं का जो निष्कर्षण करेंगे हम, जो धातुएं हैं हमारी, उसको हमने 3 वर्गों में बांट रखा है सकृत श्रेणी के आधार पर। तो वो कौन कौन सी है? 3 प्रकार की। तो देखिए समझिए यहाँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ सकृत श्रेणी में नीचे आने वाली, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण सबसे पहले हम ये समझेंगे। और ये निष्कर्षण करने की सबसे सरल विधि होती है, मतलब इसमें हम बड़े आसान तरीका से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? इसमें से केवल गर्म करेंगे धातुओं को, अयस्कों को, खनिजों को गर्म करने से ही हमारे यहाँ से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। सबसे सरल है ये हमारी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या करना है? जो मध्य में आने वाली धातुएं होती है, मध्य में स्थित होंगी सकृत श्रेणी के अंदर, फिर उन धातुओं का हम निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो विशेष रूप से विधियाँ लगाई जाती है, एक तो भर्जन, एक निस्तापन, जिसको हम थर्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा क्वेश्चन, ये थर्मिट अभिक्रिया क्या है, ये पेपर में आता है यहाँ से। और ये हमारी जो पूरे प्रोसेस, ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि पेपर में यहाँ से भर्जन भी पूछा जाता है, कई बार आया क्वेश्चन भर्जन और निस्तापन, ठीक है ना। तो दोनों को इंपॉर्टेंट करके हम समझेंगे आगे। और देखिए तीसरे पॉइंट पर हमें क्या समझना है? सकृत श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है ना। ये भी प्रोसेस आसान ही होता है, लेकिन हमें इसमें करना क्या होता है? इसके लिए हमें एक विशेष अलग विधि लगानी होती है, जिसका नाम होता है विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि। इसके द्वारा हम इनमें धातुओं का शुद्धिकरण करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं नंबर 1, जो हमारी ऐसी धातुएं सकृत श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातुएं हैं, तो उनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो, चलो आगे समझते हैं हम। तो अब समझिए, देखिए सकृत श्रेणी में जो धातुएं हमारी नीचे आने वाली होती है, उनका निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि सकृत श्रेणी में जो धातुएं हमारी नीचे रखी गई हैं, कौन कौन सी रखी गई है नीचे? बताओ जल्दी से। कॉपर, गोल्ड, मरकरी और बताओ सिल्वर। 4 धातुएं तो क्रम से रखी गई है मुख्य रूप से, तो उन्हीं की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो कौन कौन सी बात करेंगे? देखिए 4 धातुएं होती है इसमें जो सबसे नीचे रखी गई होती हैं। भाई याद करने की ट्रिक तो मैंने आपको बताई रखी है, क्या है? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू, जरा, ठीक है, जरा का हो जाएगा ZN, जरा फीके, FE, फीके पकाता है, ठीक है। पकाने का क्या हो जाएगा? P और B, फीके पकाता है, फीके पकाता है। कौन है जी? आएगा यहाँ HG। कौन है जी? आगे आओ, ठीक है। ये होती है इसकी ट्रिक। सकृत श्रेणी में ये धातुओं का क्रम होता है। और इसको हम रखते कैसे हैं? हम इनको रखते हैं इस प्रकार से। इनकी जो क्रियाशीलता होती है, सह होती है नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में, ठीक है। यही तो क्रम है। तो ये होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं होती है, ठीक है। ये सबसे ऊपर रखी गई है, जो हमारी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ये मध्य क्रियाशील धातु है और ये निम्नतम क्रियाशील धातु होती है, जो सबसे नीचे रखी गई है। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम विशेष रूप से इन 4 धातुओं की बात करेंगे हम यहाँ पे, इन चारों की, ठीक है। तो यही इसी हेडिंग के अंदर हमें इसी में से इन धातुओं को शुद्ध करना है। तो क्या है हेडिंग हमारी? सकृत श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो नीचे धातु आने वाली कौन कौन सी है? कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सोना। इन 4 धातुओं का निष्कर्षण हम यहाँ समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इन धातुएं जो होती हैं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। कैसी होती है? बहुत ही कम क्रियाशील। अब कम क्रियाशील होने के कारण इनका निष्कर्षण हम बहुत ही सरलता से, आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होता है हमें इनके लिए? हमें करना होता है कि जो इनके अयस्क होते हैं ना, बस उसको केवल हम गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म। और गर्म करने से ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। बस इतना काम करना होता है। क्या करेंगे हम? जो भी हमारा अयस्क होगा, ठीक है, जो भी अयस्क हमारे पास है, कोई इन चारों में से किसी भी धातु का हो, तो हम उसको क्या करेंगे? केवल गर्म करेंगे। और गर्म करने से क्या होगा बताओ? केवल गर्म करने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जो करते हैं यहाँ, किस लिए करते हैं इसको गर्म? हम इसलिए गर्म करते हैं जो इसके अंदर नमी होती है ना, इसके अंदर नमी, जो सीलन होती है, जो गीलापन होता है, उसको हटाने के लिए। और अगर कोई चीज़ पानी के भीगी हुई हो तो हम उसको क्या करेंगे? सुखाएंगे या गर्म करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो सीलन होती है, जो नमी होती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से करेंगे? देखो अब यहाँ समझते हैं हम किस प्रकार से हम इसको परिभाषा लिखेंगे। लिखोगे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली, सबसे नीचे आने वाली धातुओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील का मतलब बहुत ही कम एक्टिव, क्रियाशील
होती हैं, बहुत ही कम क्रियाएं, इन्हें निष्क्रिय धातु भी कहते हैं। अच्छा, निष्क्रिय का मतलब क्या है? जरा निष्क्रिय शब्द का मतलब बताओ मुझे। भाई निष्क्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे, उसको बोलेंगे निष्क्रिय, इनर्ट, नोबल। ठीक है, तो देखिए, तो सकृत श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, इन्हें निष्क्रिय धातु भी कहते हैं। एक तो होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय शब्द। तो सक्रिय का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील। एक होता है निष्क्रिय, ठीक है, नॉन एक्टिव। तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा किसी से क्रिया नहीं करते। ठीक है ना, तो ये याद समझना है तुम्हें यहाँ। अच्छा, निष्क्रिय धातु भी कहते हैं, आगे लिखोगे, इन धातुओं के ऑक्साइडों को, इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही शुद्ध धातु, इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्या काम करना पड़ता है बताइए इनके शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए? हमें केवल गर्म करना पड़ता है। तो प्रोसेस आसान है कठिन है? बताओ जल्दी से। भाई आसान है, लिख लिया यहाँ तक। आगे लिखो, उदाहरण लिखो इसका। आगे लिखो उदाहरण, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे में शनिवार, बताइए कौन सी धातु का एस्क होता है? मैंने बताया था इसको के बारे में, आपको पढ़ाया था सब। जल्दी बोलो, लिखवाया था बेटे मैंने आपको सब ये। तो शनिवार होता है हमारा सल्फाइड एस्क, या हम बोल सकते हैं इसको मर्क्यूरी का एस्क। शनिवार जिसका सूत्र होता है HgS। देखो लिखवाया नहीं लिखवाया? लिख रहा है, तो फिर कैसे ना बता पा रहे? याद ना कर रखा इसका मतलब पीछे। तो शनिवार HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक अयस्क है। शनिवार जो मर्क्यूरिक अयस्क है, ठीक है, अयस्क है। आगे लिखोगे, इसे गर्म करने से यह पहले किसमें बताइए? यह पहले किसमें आ जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। किसमें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सूत्र जानते हो इसका क्या होता है? HgO में बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो देखो कैसे बदल जाएगा, समीकरण देखो इसकी। समीकरण देखिए ध्यान से। समीकरण इसकी ये है, हम लेंगे शनिवार मतलब HgS, और इसको गर्म करेंगे बेटे। हम गर्म करने के लिए हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ हम इसको गर्म करते हैं यहाँ। और जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। इधर गर्म करने के लिए लगाएंगे हम ऐसे डेल्टा, इसका मतलब होता है गर्म करने का निशान। तो देखिए क्या होगा, बड़ा सिंपल है, बहुत सीधा सिंपल प्रोसेस है। तो देखिए किधर देखोगे, यहाँ देख लो। देखो एक तो ले रहे हैं हम यहाँ HgS, ठीक है, और दूसरा क्या ले रहे हैं हम यहाँ से O2। तो ये O2 जो होता है, ये O2 ये इस प्रकार से अलग अलग टूट जाएगा। 2 ऑक्सीजन है ना इसके अंदर, भाई O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है। अब दोनों में क्या होगा, एक तो चला जाएगा इसके साथ और एक चला जाएगा ऑक्सीजन इसके साथ। तो क्या बनाएगा यहाँ, एक तो बनाएगा HgO और प्लस एक बनेगी SO2 गैस। बताओ किसका सूत्र है? SO2 गैस का सूत्र बताओ जल्दी से। इसका नाम बताओ, SO2 का क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। ना पता चल रही? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड। देखो इसको संतुलित करो जल्दी से। संतुलित कैसे करोगे? देखिए संतुलित कैसे करोगे इसको। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसके आगे यहाँ 2 लगा दो।
दो लगाओगे तो ना पता चल रही, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या नाम है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो इसको संतुलित करो जल्दी से, संतुलित कैसे करोगे, देखिए संतुलित कैसे करोगे इसको। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसके आगे यहाँ दो लगा दो, दो लगाओगे तो ऑक्सीजन के कितने हो गए भैया, 4, कितने हो गए 4 भाई, दो इधर ऑक्सीजन के, दो ऑक्सीजन के यहाँ 4 हो गए, और 2 Hg के हो गए, तो Hg के आगे पहले 2 लगा दो यहाँ से। अब Hg के आगे देखो 2 लगाने से सल्फर कितने हो गए यहाँ, सल्फर भी तो 2 हो गए, तो 2 इसके आगे लगा दोगे यहाँ। अब यहाँ 2 लगाने से अब जरा चेक करो ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए भाई, 2 ये हो गए 4, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ हो गए 6, और यहाँ है केवल 2, तो कितने से गुणा करोगे इसमें, 3 दूनी 6 जब तो होंगे। इस प्रकार से हमारी रिएक्शन संतुलित हो जाएगी, और ये हो जाएगा सिनेबार का क्या कर देंगे हम यहाँ, ऑक्सीकरण, ठीक है, सिनेबार का ऑक्सीकरण, मतलब इसको हमने गर्म कर दिया यहाँ से। अभी हमारा ये पूर्ण रिएक्शन नहीं हुई है, जल्दी से नोट करो फिर आगे समझेंगे इसे, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, अभी हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई है, अभी हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अभी ये भी ऑक्सीजन यहाँ से हटना चाहिए, मतलब Hg प्राप्त होनी चाहिए, शुद्ध Hg, तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। जल्दी से नोट करो फिर आगे समझते हैं एक बार और। तो देखिए भाई आगे कैसे होगा, तो देखो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा ऊपर उतारे ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। समीकरण बताइए क्या थी समीकरण, सिनेबार का सूत्र क्या था, HgS। बेटे इसको हम गर्म कर रहे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो या तो यहाँ डेल्टा बना दो, डेल्टा ना बनाओ तो हिंदी में गर्म लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो करना चाहो वो कर लो। तो यहाँ डेल्टा बना दिया, डेल्टा बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, अर्थात HgO और प्लस SO2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये वो रिएक्शन बना के दिखाई मैंने, तुम्हारा नीचे से 2 दोबारा बन रही है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करो यहाँ से, यहाँ से 2 से शुरुआत करते हैं हम, 2 लगा दिया यहाँ। अब 2 लगाने से Hg के हो गए 2, तो फिर यहाँ 2 लगा दो Hg के आगे। अब जब यहाँ Hg के आगे 2 लगा दिया तो सल्फर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा फिर तुम्हें, क्योंकि सल्फर के 2 करने हैं। अब सल्फर के 2 बराबर कर दिए, Hg के बराबर कर दिए, बचा कौन, बचा केवल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को गिन लो और गिन के पूरे कर लो, देखो कितने हैं, 2 दूनी कितने हो गए 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, कितने हो गए 6, और यहाँ कितने हैं 2, तो कितने से गुणा कर दें 3 से, तो इस प्रकार से 6 हो गए पूरे बराबर। तो ये हो गई पहली समीकरण। अच्छा दूसरी देखो, अभी जो प्राप्त तुम्हें हुआ मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ से HgO, इसको लो दोबारा और इसको फिर गर्म करो, यहाँ क्या करेंगे फिर गर्म करेंगे, और जब गर्म करोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Hg और प्लस O2 गैस, जो O2 गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, नमी युक्त तो जो ऑक्सीजन गैस होती है जो, वो बाहर निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो इसके आगे हम 2 से गुणा मारेंगे, और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो Hg के आगे भी फिर हमें इधर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और ये रहेगी हमारी पूर्ण समीकरण। तो ये हो गया सिनेबार का निष्कर्षण, मैंने लिखवाया था वहाँ, धातुओं का निष्कर्षण नहीं चल रही हेडिंग हमारी, देखो हेडिंग क्या लिख रही थी वहाँ, सक्रियता श्रेणी में नीचे रखी गई धातुओं का निष्कर्षण, लिख रही है हेडिंग, तो सक्रियता श्रेणी में नीचे रखी गई धातुओं का निष्कर्षण। तो यहाँ हम वही तो धातु निष्कर्षण समझ रहे हैं। निष्कर्षण कौन सी धातु का करा हमने, यहाँ मरकरी का, किसका करा है, मरकरी का। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको मरकरी का समझाया तो बेटे मरकरी का ही हो सकता है, मरकरी के अलावा कॉपर का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 धातु मैंने आपको बता रखी है, चारों धातुओं का यहाँ से निष्कर्षण इसी तरह से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बहुत है, और बताऊँ बताइए जल्दी से, एक एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, आप एक एग्जाम्पल को याद कर लो, वो काफ़ी है बेटे। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब दूसरा, मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, जल्दी से नोट करो इसे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ पहले, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, इस बात बताओ पहले, फिर जब भी चलेंगे आगे। यहाँ तक समझ में आ गई सभी के, चलो बहुत अच्छी बात है बेटे, जल्दी करो। तो देखिए अब हम जो समझेंगे, यहाँ समझेंगे सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है भाई, इसमें निष्कर्षण करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लो कि जो सक्रियता श्रेणी में धातुएं मध्य में रखी गई हैं, जो बीच में रखी गई है, उनकी क्रियाशीलता भी बीच की है, और इसीलिए उनको बीच में रखा गया है, ठीक है भाई। जो नीचे रखी गई है उनकी सक्रियता श्रेणी में जो सक्रियता श्रेणी में नीचे रखी गई धातु, उनकी क्रियाशीलता हो गई कम, उनको नीचे रख दिया। जिनकी बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होती है उनको सबसे ऊपर रख दिया। तो जिनकी बीच की होती है, ना कम ना ज़्यादा, दोनों के मध्यम के वर्ग की होगी, बीच की होगी, तो उसको रख दिया हमने बीच में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी धातु होती है, ट्रिक मैंने आपको बता रखी है नहीं, तो उसके आधार पर देख लो उसमें कौन कौन सी धातुएं होती है। जैसे कि आयरन होती है, जिंक है, ठीक है, लेड है, इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो बीच में रखी गई है। अब उन धातुओं को हमें यहाँ शुद्ध करना है। उनके जो अयस्क होंगे, जो अयस्क बनाती है वो किस रूप में अयस्क बनाएंगे अपनी, वो बनाएंगी या तो सल्फाइड अयस्क बनाएंगी ज़्यादातर, या बनाती है हमारी कार्बोनेट अयस्क के रूप में ही पाई जाती है, जो मध्यवर्गीय धातुएं होती हैं। तो उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे कि निस्तापन हुआ, भर्जन हुआ, प्रगलन हुए, इन विधियों को हम यहाँ प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको लिखोगे आप, तो लिखने का तरीका ये देख लीजिए। तो लिखना है आपको, सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित, मध्य का मतलब बीच में स्थित, ठीक है, बीच में स्थित धातु जैसे आयरन, जिंक, लेड आदि की क्रियाशीलता क्या होती है बताइए, मध्य की होती है, ठीक है, अधिक क्रियाशीलता मध्य की होती है।
यह धातुएं प्रकृति में सल्फाइड अयस्क, कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क तथा कार्बोनेट अयस्कों के रूप में ही पाई जाती है, ठीक है ना। सल्फाइड अयस्क बनाएंगी या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है, जिनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती है। कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाएंगी, निम्न विधियां। अब निम्न विधियों में कौन कौन सी आएंगी उनको हम अभी हम आगे समझेंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए समझना है, आगे लिखो अब। तो सबसे 1 नंबर हेडिंग डाल लो यहाँ पे। तो कौन कौन सी विधियां हैं, तो निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर हेडिंग डाल लो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या डालेंगे, नए सिरे से डालेंगे, आप इसको नोट करो जल्दी से, क्योंकि फिर भी ना पाएगी, परिभाषा आ जाएगी, रिएक्शन आएगी। जल्दी से नोट करो, कर लिए नोट। तो देखिए आगे देखो, तो अब यहाँ समझेंगे। नंबर 1 डाल लेते हैं हेडिंग, कौन सी, भर्जन समझते हैं सबसे पहले। भर्जन, जो भर्जन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाल लो बेटा इस पर इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा एग्जाम में आता है। भर्जन क्या है, भर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए क्या होता है, इसमें हम सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करेंगे। किसको ऐसा करेंगे, सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करेंगे इसमें। तो लिखोगे इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में सल्फाइड, सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को उनके गलनांक से नीचे, या सुनो और सरल बता दूं तुम्हें, उनके गलनांक से नीचे को छोड़ो, तुम लिखो अधिक ताप पर। क्या करोगे, अधिक ताप पर अयस्कों को, यहां से लिखो अयस्कों को अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गलनांक से नीचे, गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, नीचे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे वह ऑक्साइड में, ऑक्साइड में बदल जाती हैं, जिससे वह ऑक्साइड में बदल जाती है। तो ऐसी विधि को बदल जाती है, तो ऐसी विधि को, ऐसी विधि को क्या कहते हैं बताओ, तो ऐसी विधि को भर्जन कहते हैं। कोई बात ना, तुम कर लेना सही। तो ऐसी विधि को, लो मैंने कर दिया, तो ऐसी विधि को भर्जन कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। देखो इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करो, इसे लिख लिया। देखो सुनो ध्यान से, पहला मतलब समझ लो बेटे इसका। देखो इसका मतलब ये है, भर्जन के अंदर हमें करना क्या है, कोई भी हम लेंगे अयस्क, और वो अयस्क कैसा होना चाहिए, उसकी शर्त क्या है बताओ जल्दी से। वो अयस्क होना चाहिए हमारा सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का मतलब जिसमें एस दिखाई दे रहा हो तुम्हें, और एक एस है हमारे पास, ऐसा कौन है बताओ जल्दी से, जिंक ब्लेड। लिखवाया था मैंने आपको उदाहरण लिखवाया था, पीछे लिख रहा है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnS। तो इसी का हम यहाँ भर्जन करेंगे इसमें, जिंक ब्लेड का। तो देखो कैसे भर्जन करेंगे, सुन लो पहले बात को, बाद में लिख लेना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, और गर्म करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताप लेकर नहीं, टेम्परेचर जो रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या रखना है कि वो धातु हमारी गलनी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं लेना कि जिससे धातु ही गल जाए, खत्म ही कहानी हो जाए उसकी। तो रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके गलनांक से हमें नीचे नीचे रखना है, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखा गया, देखो परिभाषा में क्या लिखा गया है कि इस विधि में सल्फाइड अयस्कों को अधिक ताप पर गलनांक से नीचे, समझ लो ना बात को, क्या है इसका मतलब, ताप लेना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो सुनो कैसे, मान लो कोई धातु है हमारी, और उस धातु का जो गलनांक है, सपोज करो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो गल जाएगी, 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो गल जाएगी, मैं मान रहा हूँ एक। अब उस हर एक धातु का गलनांक अलग अलग होता है, तो उसका तापमान आपको 150 से नीचे नीचे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रख सकते हो। 120 पर हो जाए आपका काम तो 120 रखो, 120 पे ना हो 130 रखो, 135 रखो, 140 रखो, 145 रखो, 149 भी जरूरत पड़े 149 भी रखो। और 150 से ऊपर गए आप 151, 152, 155, 160 कर दिया, तो आपको फिर वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाएगा। पता क्या नुकसान होना शुरू हो जाएगा बताओ, क्यों, जो धातु है वहाँ से शुद्ध धातु तो छोड़ो, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा उसका तापमान उससे भी ऊपर पहुँच गया गलनांक से भी,
आई ना बात समझ में? तो इसी चीज़ को हमें यहाँ समझना है। तो देखिए क्या होता है, तो जो जिंक ब्लेड होता है जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण देखिए ध्यान से, ZnS, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो किसकी उपस्थिति में गर्म होगी, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। भाई जब हम किसी चीज़ को आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो हाँ है ही, ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे आगे, अब इसको हम कर देते हैं गर्म। तो गर्म करने के लिए मैंने आपको बताया, चाहे डेल्टा बना दो चाहे गर्म लिख दो, एक ही बात है दोनों की। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा जिंक जो है ना, जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ब्लेड था सल्फाइड इसका, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, मतलब ZnO बना देगा। यहाँ से क्या बनाएगा, ZnO, और प्लस यहाँ का सल्फर देखो ध्यान से, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से SO2 गैस। अब ये गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये नमी युक्त होती है इसलिए बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जिंक सल्फाइड जिसका नाम है जिंक ब्लेड। ये जिंक का और सल्फर का एस के होता है जिंक ब्लेड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में और SO2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और बेटा इसी क्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम यहाँ, भर्जन। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, आगे जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, भर्जन समझ में आ गया तो। अब देखिए आगे नंबर 2 क्या है हमारा, नंबर 2 निस्तापन। ये भी हमारा क्या है, बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है, एक हमारा बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो और समझते हैं देखो निस्तापन क्या होता है। और भर्जन और निस्तापन में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, जिस बच्चे ने भर्जन समझ लिया उस बच्चे ने निस्तापन भी समझ लिया, बस एक शब्द बदलेगा, पता है क्या, सल्फाइड की जगह कार्बोनेट आ जाएगा। क्या जाएगा, सल्फाइड की जगह कार्बोनेट आ जाएगा, बस इतना अंतर है कि जो भर्जन करते हैं हम उसमें करते हैं सल्फाइड एस्को का, और इसमें करेंगे हम यहाँ कार्बोनेट एस्को का। तो परिभाषा अपना बना लोगे तो सब, तो क्या परिभाषा बनाओगे जरा बताओ, लिखोगे जब या इस विधि में कोई सा कैसे कर लो, मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ तुम्हें, 2 परिभाषा हो जाएंगी तुम्हारे पास। अब जौन सी तुम्हें आसान लगे उसे कर लेना, चाहे इसे कि आसान लगे तो इसके आधार से उसे बदल लेना, और वो वाली आसान लग रही हो तो उसके आधार से इसे बदल लेना, ठीक है। जौन सी परिभाषा आपको आसान लगे उसको कर लेना, मैं 2 परिभाषा तुम्हारे लिखवा दे रहा हूँ। तो लिखोगे जब कार्बोनेट, क्या लिखोगे, कार्बोनेट अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्क तो समझ रहे हो जिसमें CO3 आ रहा हो, कार्बोनेट अयस्कों को क्या करेंगे हम, कार्बोनेट अयस्कों को अधिक ताप पर, क्या करेंगे बेटे, अधिक ताप पर, देखो उसमें भी तो ऐसे लिख रहा है, जब कार्बोनेट अयस्कों को अधिक ताप पर उनके गलनांक का मतलब गलनी नहीं चाहिए धातु, उनके गलनांक से नीचे, ठीक है, अधिक ताप पर उनके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं। बताओ परिभाषा कौन सी आसान है, तो उसे निस्तापन कहते हैं। भर्जन में क्या था कि इस विधि में सल्फाइड एस्को को, जैसे सल्फाइड एस्को बताए थे कौन से हैं, सल्फाइड एस्को को अधिक ताप पर उनके गलनांक से नीचे गर्म करते थे। हम निस्तापन में क्या कर रहे हैं, निस्तापन में कार्बोनेट एस्को को अधिक ताप पर उनके गलनांक से नीचे गर्म कर रहे हैं, ठीक। तो उदाहरण देखिए, यहाँ तक परिभाषा समझ में आ गई सभी के। जब कार्बोनेट एस्को को अधिक ताप पर उनके गलनांक से नीचे, ठीक है बेटे, गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो उदाहरण समझो, यहाँ समीकरण देखिए, उदाहरण क्या लेना है, उदाहरण क्या है, देखिए समीकरण जैसे हम ले लेंगे यहाँ, जैसे यहाँ ले लो, जैसे जिंक का कैलेमाइन अयस्क, क्या होता है, जिंक का कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3 अयस्क, ठीक है, ये जिंक का कार्बोनेट अयस्क होता है। इसका हम करेंगे यहाँ बेटे निस्तापन। तो देखिए क्या होगा निस्तापन में, अब यहाँ लिखोगे समीकरण। तो देखिए समीकरण समझ लो पहले, ZnCO3 सूत्र क्या है इसका, ZnCO3। अब इसको गर्म कर दो, यहाँ गर्म करने के लिए चाहे तो गर्म लिखो या डेल्टा बनाओ, बात एक ही होती है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ से जो CO3 तुम्हें दिख रहा है ना, CO3 देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो ये CO3 तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका सबसे पहले निकाल दो यहाँ से CO2 गैस निकाल दिया। अब देखो यहाँ क्या बचा, जो बचा उसे लिख दो। तो यहाँ एक तो Zn बचा, और क्या बचा यहाँ, और एक ऑक्सीजन भी तो बचा ZnO, और ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। बस यही तो करना है इसमें। तो ये हो गया। तो ऐसे उसके अनुसार चाहे तो निस्तापन को भर्जन के अनुसार बदल लेना, चाहे भर्जन को निस्तापन के अनुसार बदल लेना, कैसे कर लेना जो तुम्हारी मर्जी हो। दोनों की परिभाषा मैंने अलग अलग तरीके से तुम्हें बता दी है, ठीक है। समीकरण याद रखोगे। तो ये जिंक
का एस्क है जिसका नाम है कैलेमाइन। और बेटा इसका हम करते हैं यहाँ निस्तापन, निस्तापन करने से जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और यहाँ CO2 गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। SO2 CO2 गैस, ये गैसें ऐसी होती हैं जो नमी युक्त होती हैं, इन्हीं को हमें बाहर निकाल के दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया और आज के लिए इतना ही छोड़ दो इसे ही। अब कौन सी रह गई पता है? एक विधि रह गई, कौन सी? सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर रखी गई है उसको करेंगे कल। ठीक है, अगर उसको कल ही आज ही करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमें सिर्फ यहीं तक पढ़ाई करनी है। अब जो काम बच गया इसके बाद, ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी गई धातुएं हैं उनका जो निष्कर्षण करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। और उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सगले एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे, पूरी अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे हम। इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, और कारण सहित उनके उत्तर दीजिए। सभी के क्वेश्चनों को हम आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ओर से आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो सही है भाई, अब तो प्रैक्टिस हो गई कुछ।